जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है हिंदी प्रश्नोत्तरी की, जिसकी आज 5वीं क्लास है, 5वां भाग है। और आज की इस क्लास में हम बेहतरीन 20 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी, टीजीटी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने अपनी हिंदी को अच्छा बनाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अच्छे प्रकार से हिंदी की तैयारी कर सकें। ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विलोम से संबंधित क्वेश्चन है और हमसे पूछा जा रहा है अनुलोम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विलोम संबंधी क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में है अंबर, बी विकल्प में है अत्यल्प, सी विकल्प में है प्रतिलोम और डी विकल्प में है वर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमसे 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनुलोम का विलोम बताना है। सभी विद्यार्थी सही उत्तर का चयन करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शंस, प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम क्या है? प्रतिलोम। प्यारे साथियों, आपको मैं बता देता हूँ अंबर का विलोम क्या होता है? अवनी होता है। अंबर का विलोम क्या होता है? अवनी होता है। अंबर का विलोम अवनी होता है। और साथ में अत्यल्प का विलोम, अत्यल्प का विलोम क्या होता है? अत्यधिक होता है। और वर्जन का विलोम क्या होता है? अर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में देखो, और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अमावस्या शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। फिर से विलोम संबंधी क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए बी सी डी राइट विकल्प का चयन करना है। आप सभी ने सही उत्तर का चयन करना है। ए विकल्प में है आविर्भाव, बी विकल्प में आर्द्र, सी विकल्प में पूर्णिमा और डी विकल्प में है सुकाल। सभी विद्यार्थी 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। बिल्कुल सही है, ज़्यादातर विद्यार्थी सही जा रहे हैं। जो विद्यार्थी अमावस्या का विलोम पूर्णिमा चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अमावस्या का विलोम क्या आता है? पूर्णिमा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आविर्भाव का विलोम क्या आता है? तिरोभाव। और आर्द्र का विलोम क्या आता है? शुष्क। और सुकाल का विलोम क्या आता है? दुष्काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे फिर से पूछा गया है विलोम संबंधी क्वेश्चन है अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। ए में है बहिर्मुखी, बी में अनुराग, सी में अभ्यंतर, डी में आय। सही उत्तर का चयन करना है। सभी विद्यार्थी ने 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। जो विद्यार्थी 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अनुराग का विलोम क्या होता है? अनुराग का विलोम होता है विराग। और अभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य। और आय का विलोम क्या होता है? व्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विलोम संबंधी क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ईश्वर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है।
सही उत्तर का चयन करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। राइट आंसर का चयन करो। ए में है ईश, बी में राक्षस, सी में अनिश्वर और डी में ये सभी। ईश्वर का विलोम का चयन करना है। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। ईश्वर का विलोम क्या होता है? अनिश्वर होता है। ईश का विलोम क्या होता है? अनीश होता है। और राक्षस का विलोम होता है देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन और अक्षर परीक्षा में पूछा ही जाता है। उद्यांचल शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? उद्यांचल शब्द का विलोम बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है अस्तांचल, बी विकल्प में उत्थान, सी विकल्प में अतल और डी विकल्प में है उदय। राइट आंसर का चयन करेंगे। सभी विद्यार्थी सही जा रहे हैं। जो विद्यार्थी 5वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। उद्यांचल का विलोम होता है अस्तांचल और उत्थान का विलोम होता है पतन और अतल का विलोम होता है वितल। उदय का विलोम होता है अस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से न वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प में है पार्श्विक, बी विकल्प में कंठ्य, सी विकल्प में वर्तस्य, डी विकल्प में है तालव्य। राइट आंसर का चयन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्षर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 6वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी ऑप्शन चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर है सी वर्तस्य। न जो वर्ण है वो वर्तस्य होते हैं। मैं आप सभी को बता देता हूँ विद्यार्थियों, जो हिंदी में 5 वर्णों को वर्तस्य माना गया है। न हो गया, स हो गया, ज, र और ल। ये 5 वर्णों को हिंदी में वर्तस्य कहा जाता है। इनको दंत मूल भी कहते हैं और मसूड़ा वर्ण भी कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों, पार्श्विक जो होता है वो लय होता है। पार्श्विक लय होता है। कंठ्य मैं आपको बता देता हूँ, कंठ्य जो होते हैं अ और आ स्वर जो होते हैं ये कंठ्य होते हैं। क वर्ग पूरा कंठ्य होता है। क वर्ग जो होता है वो पूरा का पूरा कंठ्य होता है और इसके साथ ह भी कंठ्य होता है। ह भी क्या होते हैं? कंठ्य होते हैं। तालव्य मैं बता देता हूँ आपको, तालव्य कौन कौन से होते हैं। तालव्य होते हैं विद्यार्थियों, ध्यान देना, तालव्य जो होते हैं वो जो कि तालु से बोले जाते हैं। जैसे कि तालव्य होते हैं ई और ई, ई और ई। स्वर जो तालव्य होते हैं, च वर्ग तालव्य होता है, च वर्ग तालव्य होता है। य और स भी तालव्य होते हैं, य और स भी तालव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, य और व वर्ण क्या कहलाते हैं? फिर से वर्ण संबंधी क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है कंठ्य, बी विकल्प में है अर्धस्वर, सी विकल्प में अंतस्थ और डी विकल्प में है बी और सी दोनों सही है। सही उत्तर का चयन करना है। जो विद्यार्थी 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो है डी बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देता हूँ, य और व अर्धस्वर भी होते हैं और अंतस्य भी होते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ आप सभी को, अंतस्थ जो वर्ण की संख्या 4 होती है और कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। अर्धस्वर य और व कहलाते हैं। कंठ्य मैंने आपको बता ही दिया है। कंठ्य में कौन कौन से आते हैं? एक तो कंठ्य में आता है हमारा
जो स्वर हैं अ और आ, कै वर्ग सारा व्यंजन का, ह ये कंठ्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन फिर से वर्ण संबंधी क्वेश्चन है और अक्षर परीक्षा में पूछा ही जाता है। निम्न में से य और श वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? 8वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है य और श जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। ए में है मूर्धा, बी में है तालु, सी में दंत या फिर डी में कंठ। राइट आंसर का चयन करना है। जो विद्यार्थी 8वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ये को बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। मूर्धा, एक तो स्वर री होता है जो वो क्या आते हैं मूर्धा में आता है। उसके बाद ट वर्ग सारा पूरा ट वर्ग जो होता है वो क्या होता है मूर्धन्य में कहलाता है। उसके बाद र और श भी मूर्धन्य में आते हैं। दंत्य में आते हैं त वर्ग दंत्य में, त वर्ग दंत्य में। उसके साथ में आते हैं ल और श भी दंत्य में आते हैं। कंठ्य में आपको बता ही दिया है। कंठ्य में अ, आ, कै वर्ग और है वर्ग शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन और अक्षर परीक्षा में पूछा ही जाता है। जिसका कभी नाश ना हो वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? एक शब्द का चयन करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है वर्ण, बी विकल्प में है शब्द, सी विकल्प में है वाक्य और डी विकल्प में है अक्षर। सभी विद्यार्थी 9वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन करेंगे। हमसे पूछ रहा है जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। राइट आंसर 9वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जा रहा है डी ऑप्शन अक्षर। अक्षर जिसका कभी नाश ना हो से अक्षर कहते हैं। मैं आप सभी को बता देता हूँ वर्ण क्या होते हैं। ध्वनि को हमारी हिंदी भाषा में मौखिक रूप से हिंदी की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और लिखित रूप में वर्ण होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जिनके आगे खंड नहीं किए जा सकते। और वर्णों से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्यों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजा शब्द में अक्षर और वर्णों की गिनती कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा ही जाता है। व्याकरण संबंधी क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। ए में है 2 और 4, बी विकल्प में है 4 और 2, सी विकल्प में 3 और 4, डी विकल्प में 4 और 5। राइट आंसर का चयन करना है। राजा शब्द में अक्षर और वर्णों की गिनती बतानी है। आप सभी को बता देता हूँ जब हम हिंदी में व्यंजन को लिखते हैं यानी कि वर्ण को जब हलंत के साथ लिखते हैं तो वो वर्ण कहलाता है। अगर हम व्यंजन को यानी बगैर हलंत के लिखते हैं जब उसमें हलंत शामिल नहीं होता है यानी उसके अंदर स्वर मिला होता है व्यंजन में तब उसे अक्षर बोलते हैं। ये फ़र्क है। यानी कि जब हम क को खंड करते हैं तो कै में हलंत लगाकर उसमें अ स्वर बाहर निकल जाता है तब उसे अक्षर बोलते हैं। यानी कि जब किसी भी व्यंजन में स्वर शामिल होता है तब उसे हम अक्षर बोलते हैं। और वर्ण क्या होते हैं? जिनके आगे खंड नहीं किए जा सकते। तो प्यारे साथियों आप सभी ने 10वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर का सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर है, राइट आंसर जा रहा है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं आप सभी को बता देता हूँ जब हम राजा लिखते हैं, जब राजा के हम खंड करते हैं तो हम खंड कैसे करेंगे? र के नीचे हलंत लगाने के बाद इसके अंदर से आ स्वर बाहर आ जाता है और उसके बाद फिर से जब खंड बनाते हैं तो ज के नीचे हलंत लगाने के बाद हम आ स्वर बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आप दिख रहे होंगे कि जब वर्णों के साथ यानी स्वर शामिल होता है तो वो एक अक्षर, ठीक है, फिर ये दूसरा अक्षर यानी 2 अक्षर शामिल हो गए। जब इनके खंड कर देते हैं तो ये क्या हो गए?
वो एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण। तो हम आंसर, राइट आंसर जा रहा है, दो अक्षर थे राजा में और चार क्या थे, वर्ण थे। आशा करता हूं कि 10 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखो। 11वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। व्याकरणिक आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? व्याकरणिक आधार पर बताना है हम सभी ने। व्याकरणिक आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में 3, बी विकल्प में 2, सी विकल्प में है 4 और डी विकल्प में 5। सभी विद्यार्थियों ने देने हैं। व्याकरणिक आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रयोग के आधार पर, स्वरूप के आधार पर, या रूप परिवर्तन के आधार पर, या बदलाव के आधार पर बताना होता है कि शब्दों के कितने भेद हैं। क्वेश्चन को बदल कर पूछ सकता है वो। 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है 2, यानी कि व्याकरणिक आधार पर, प्रयोग के आधार पर, स्वरूप के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर, या फिर बदलाव के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी व्याकरण के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। विकारी के आगे 4 भेद होते हैं और अविकारी के भी आगे 4 भेद किए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं विद्यार्थियों, रचना और संरचना या व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर अगर पूछ ले तो शब्दों के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर पूछ ले, संरचना के आधार पर पूछ ले, या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ ले, या फिर बनावट के आधार पर पूछ ले, तब शब्द के 3 भेद होते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर पूछ ले तब शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और 3 कौन से भेद होते हैं? संरचना के आधार पर यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। ये इसके 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, और साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखो, भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ में कितने छंदों का वर्णन हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है 250, बी विकल्प में है 205, सी विकल्प में है 260 या डी विकल्प में है 1184। सभी विद्यार्थी राइट आंसर का चयन करेंगे। 12वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जा रहा है कि 12वें नंबर क्वेश्चन में भारतेश्वर बाहुबली रास में 205 छंदों का वर्णन हुआ है। 205 छंदों का वर्णन हुआ है। 250 श्रावकाचार में हुआ, देवसेन की रचना है श्रावकाचार, उसमें 250 दोहों का प्रयोग हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ 1184 में इसकी रचना हुई है भारतेश्वरी बाहुबली रास की। भारतेश्वर बाहुबली रास जो ग्रंथ है उसका रचना काल 1184 ई है। और भारतेश्वरी बाहुबली रास में 205 छंदों का प्रयोग हुआ है। 12वें नंबर क्वेश्चन का बी आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन देखो, चंदन बाला रास किस रचनाकार की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिया गया है। जिन धर्मसूरी, बी विकल्प में है विजय सेन सूरी, सी विकल्प में आशुगु और डी विकल्प में सरहप्पा। राइट आंसर का चयन करना है। जो विद्यार्थी 13वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चंदन बाला रास का आंसर है सी विकल्प राइट आंसर है। आशुगु कवि की रचना है ये चंदन बाला रास। और मैं आपको बता देता हूँ चंदन बाला रास का रचना काल है 1200 ई और ये खंड काव्य है जो कि 35 छंदों में रचना हुई है। जिन धर्मसूरी का जो ग्रंथ है स्थूली भद्र रास है। जिन धर्मसूरी का जो ग्रंथ है वो स्थूली भद्र रास है।
और विजय सेन सूरी का जो ग्रंथ है वो रेवंत गिरिरास है। और सरहप्पा का आपको पता ही है, दोहा कोश सरहप्पा का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन में। 14वां नंबर क्वेश्चन देखो, उपदेश रसायन रास किस रचनाकार की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछा ही जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में है, ए विकल्प में है प्रज्ञा तिलक, बी विकल्प में सुमति गण, सी विकल्प में जिनदत्त सूरी और डी विकल्प में जिनधर्म सूरी। उपदेश रसायन रास ग्रंथ पूछा गया है और उपदेश रसायन रास ग्रंथ का जो रचना काल है वो 1134 है और 32 छंदों की ये रचना है। राइटर का चयन करना है, किसके द्वारा लिखी गई है, रचनाकार का नाम बताओ। सभी विद्यार्थी राइट आंसर का चयन करेंगे। 14वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जा रहा है जिनदत्त सूरी। जो विद्यार्थी सी ऑप्शंस को चुन रहे थे वो बिल्कुल सही है। जिनदत्त सूरी का ग्रंथ है उपदेश रसायन रास। और मैं आपको बता देता हूँ कि सुमति गण का जो है नेमिनाथ रास ग्रंथ है और प्रज्ञा तिलक का कुछूली रास ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखो और परीक्षा में पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां नंबर क्वेश्चन भी, निम्न में से कवि धनपाल द्वारा रचित कौन सी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, धनपाल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में पहुँचरियु, बी विकल्प में कछुली रास, सी विकल्प में भविष्यत कहाँ और डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर का चयन करें। जो विद्यार्थी 15वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। भविष्यत कहाँ धनपाल द्वारा रचित ग्रंथ है और ये जो ग्रंथ है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। कछूली रास प्रज्ञा तिलक का है और पहुँचरियो शंभू का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बुद्धि रास किस रचनाकार की रचना है। में सरहप्पा, बी विकल्प में है राम सिंह, सी विकल्प में शालिभद्र सूरी और डी विकल्प में दिया गया है पुष्पदंत। सही उत्तर का चयन करेंगे सभी विद्यार्थी। 16 नंबर क्वेश्चन का बुद्धि रास जो ग्रंथ है वो शालिभद्र सूरी का ग्रंथ है। सी ऑप्शंस बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन चुन रहे थे वो बिल्कुल सही है। सरहप्पा का जो ग्रंथ है दोहा कोश और राम सिंह का जो ग्रंथ है वो पाहुड़ दोहा है और शालिभद्र सूरी का बुद्धि रास और भारतेश्वरी बाहुबली रास पुष्पदंत का महापुराण ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखो। 17वें नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फागु काव्य किस धर्म से संबंधित काव्य है। 17वें नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे फागु काव्य किस धर्म से संबंधित काव्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है बौद्ध धर्म, बी विकल्प में है जैन धर्म, सी विकल्प में है हिंदू धर्म और डी विकल्प में है इस्लाम धर्म। सही उत्तर का चयन करना है। जो विद्यार्थी 17वें नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी फागु जो काव्य हैं वो जैन धर्म से संबंधित काव्य माने जाते हैं और फागु काव्य बसंत ऋतु से संबंधित भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है आदि काल में जैन कवियों द्वारा सर्वाधिक काव्य लिखा गया है। यानी कि कौन सा सर्वाधिक काव्य आदि काल में जैन कवियों द्वारा लिखा गया। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है मुक्त काव्य, बी विकल्प में प्रबंध काव्य, सी विकल्प में वीर काव्य या डी विकल्प में चरित काव्य। सही उत्तर का चयन करना है। जो विद्यार्थी 18वें नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी 18वें नंबर क्वेश्चन का डी विकल्प चुन रहे थे वो बिल्कुल सही है, चरित काव्य। यानी कि आदि काल में जैन कवियों ने चरित काव्य ज़्यादा लिखे हैं, सर्वाधिक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और 19 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। प्रबंध चिंतामणि किस रचनाकार की रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी, सही का उत्तर चयन करना है। ए विकल्प में देवसेन, बी विकल्प में राम सिंह, सी विकल्प में मेरुतुंग, डी विकल्प में पुष्पदंत। सही उत्तर का चयन करना है सभी विद्यार्थियों ने। 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर, जो विद्यार्थी सी ऑप्शंस को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। मेरुतुंग यानी प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है वो मेरुतुंग कवि द्वारा लिखा गया है। देवसेन का ग्रंथ मैंने आपको बता ही दिया है, शराब का आचार है, जो कि 250 दोहे में रचित है और इसका जो रचना काल माना जा रहा है वो 933 माना जाता है। राम सिंह का आपको बता ही दिया है, पाहुड़ दोहा। मेरुतुंग का जो ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि है और पुष्पदंत का महापुराण ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20वें नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आचार, फागु और रास आदि शैलियाँ किस साहित्य की विशेषताएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी, सही उत्तर का चयन करेंगे। ए में बौद्ध साहित्य है, बी में जैन साहित्य है, सी में रासो साहित्य है या डी में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन करेंगे सभी विद्यार्थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी सी डी सही है। जो विद्यार्थी बी ऑप्शन चुने बिल्कुल सही है। जैन साहित्य, जैन साहित्य जो है वो आचार, फागु और रास आदि शैलियों में रचा गया है। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 20 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।